हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम आपके लिए लाए हैं जेके एसएसबी का जो पहले पेपर हो चुका है पीएचई का। तो उसको आज हम सॉल्व करेंगे और उसमें वैसे क्वेश्चंस जो थोड़े सॉल्विंग है और ट्रिकी है, तो उसको हम देखेंगे कि क्या अप्रोच रहेगी, सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है, और लॉजिकली हर क्वेश्चन को कैसे निकाला जाता है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा 15 तारीख को स्पार्क इंस्टीट्यूट में बैच स्टार्ट हो चुका है और न्यू बैच जो है वो 22 नवंबर को स्टार्ट होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो जो इंटरेस्टेड हैं वो डेमो लेने आ सकते हैं, 3 दिन का फ्री डेमो रहेगा। तो ये वीडियो प्रीवियस ईयर पेपर जो जेके एसएसबी की सॉल्विंग की सीरीज है, ये 2 पार्ट में रहेगी। ये फर्स्ट पार्ट है और अभी पार्ट सेकंड भी जल्द ही अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट डिलेइंग एनीथिंग हम स्टार्ट करते हैं। सो ये क्वेश्चन को जैसे कि आप देखें तो इसमें ये पूछा है कि व्हीकल हैज अ व्हील बेस ऑफ 5 मीटर, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ऑफ ट्रैकिंग विद अ मीन रेडियस ऑफ 20 मीटर। तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑफ ट्रैकिंग क्या होती है। तो देखिए, ऑफ ट्रैकिंग जो होती है दैट इज ऑफ tracking. What is off tracking? It is basically path traversed by front axle which, this is a phenomena is what कि जो उसका पाथ फ्रंट एक्सेल है, जो गाड़ी के आगे के पहिए हैं, इट इज नॉट सेम एज द पाथ ट्रांसवर्स्ड बाय रेयर एक्सेल। कहने का क्या मतलब है कि जब ये गाड़ी है, ठीक है, ये जब एक कर्व लेती है, ठीक है, तो जो इसके फ्रंट के टायर्स होते हैं वो अगर ये रूट लेंगे तो बैक के टायर्स कुछ वैसे टर्न होंगे। ठीक है, तो ये सेम रूट नहीं लेते हैं, तो इसको हम ऑफ ट्रैकिंग कहते हैं। इस फिनोमिना को हम ऑफ ट्रैकिंग कहते हैं, जिसका जो फॉर्मूला हमारे आईआरसी ने दिया है दैट इज एल स्क्वायर बाय 2r। ठीक है, वेयर बोथ व्हाट इज एल? एल इज बेसिकली लेंथ ऑफ व्हील बेस एंड r इज इक्वल टू मीन रेडियस। ओके, सो कोई भी चीज को, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और अगर कोई टर्म ऐसी आती है जो हमें नहीं पता तो हमें पहले वो समझनी है कि टर्म क्या चीज है। तो अब तो क्या, अब कुछ नहीं बचा। ऑफ ट्रैकिंग जो है इसमें एल स्क्वायर में क्या है, 5 स्क्वायर बाय 2 इंटू 20। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे दैट इज इक्वल टू 0.625। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा है अप्रोक्सीमेट, तो आपने वहां घबराना नहीं है कि 0.625 तो है नहीं, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.6। तो इसमें आपका सी जो है दैट इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम चलेंगे। ओके, सो प्रीवियसली ये क्वेश्चन जो था दैट इज रिलेटेड टू हाईवे इंजीनियरिंग। ओके, सो ये हमारे जेई में 10 नंबर का वेटेज रखता है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, नाउ ये दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि आपने हेजन जो है उन्होंने प्रपोज किया था एक फॉर्मूला। ठीक है, सॉइल सैंपल हमें पता कैसे चलेगा कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है या वेल ग्रेडेड है। ठीक है, तो अब क्या है, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है हमें CU दैट इज इक्वल टू D60 बाय D10। पहली बात तो ये कि ये फॉर्मूला का बी पार्टी है। अब हमें समझना है कि D10 क्या होता है एंड D60 क्या होता है। देखो, CU इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, सो व्हाट इज D10? D60 is effective size of sieve of which 60% particles pass। ठीक है, एक सीव है हमारे पास, ये इसका डायमीटर है
जैसे छाननी होती है ना, सीव इज व्हाट, छाननी, पुनी, ठीक है। तो इसके जो सुराख है अभी ये तो बहुत बड़े बड़े हैं, बट छोटे सुराख होते हैं, ठीक है ना। तो D60 इज दैट डाया जहां से हमारा अगर कोई सैंपल है 100%, तो उसका 60% पार्टिकल्स पास हो जाते हैं उस डाया से, और 40% जो हैं वो रिटेन रहेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब D10 इज क्या है, D10 है जहां पे सिर्फ 10% पास होते हैं, 90% रिटेन रहते हैं, ठीक है। अब कहने का ये मतलब है कि इस दोनों में आप देखो तो D60 बड़ा होगा, क्योंकि अगर 60% पार्टिकल पास हो रहे हैं इसका मतलब इसका साइज बड़ा है, ठीक है। और जहां पे 10% ही पास हो रहे हैं इसका मतलब वो छोटा साइज है, एक बड़ा एक छोटा। तो जब इनका रेशियो आएगा तो ऑब्वियसली दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर Cu इज ग्रेटर देन 4, देखो ये हमारे सॉइल मैकेनिक्स में डायरेक्टली उन्होंने कहा गया है कि अगर ये 4 से ऊपर होता है तो दैट इज वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ठीक है। इसको GW से डोनेट करते हैं। और अगर 6 से बड़ा है तो दैट इज वेल ग्रेडेड सैंड, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन के हिसाब से, आप क्वेश्चन में तो हमें खाली ये पूछा है, बट आपको ये भी देखना है क्योंकि ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम पूछते हैं, ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम पूछते हैं। और इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए D60 क्या होती है, D10 क्या होता है, क्योंकि कई बार D60 का भी क्वेश्चन आता है, भाई D60 क्या है, इफेक्टिव साइज ऑफ विच 60% पास या 60% रिटेन, ऐसे ये कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। Select the correct relationship between net irrigation requirement and field irrigation requirement, ठीक है। पहली बात तो ये है, फर्स्ट पॉइंट इज, ये क्वेश्चन है इरिगेशन इंजीनियरिंग से, ठीक, इरिगेशन इंजीनियरिंग से। देखो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जिन्होंने अभी आगे PHE का जो रीशेड्यूल हुआ एग्ज़ाम वो देना है, या यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का जो एग्ज़ाम अभी होना है वो देना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्वेश्चन देख के पैनिक नहीं होना है, ठीक है। समझने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टर्म्स क्या है, और उस हिसाब से फिर हमें उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो हमारे पास इरिगेशन में एक फॉर्मूला है, व्हाट इज FIR इक्वल टू NIR अपॉन दिस, ओके। सो व्हाट आर दीज टर्म्स, ठीक है। फील्ड इरिगेशन, व्हाट इज FIR, FIR इज फील्ड, देखो पहले आपको आंसर बता देता हूँ। अगर हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे, NIR इक्वल टू FIR इंटू NA, दिस इज व्हाट, दिस इज एफिशिएंसी, ओके। हम इसको एफिशिएंसी को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। अब यहाँ पे NA व्हाट, ये एप्लीकेशन एफिशिएंसी लिखा है, NA की जगह इसको HA लिखा हुआ है, डजंट मैटर, आपको वो एग्जाम में देगा, ठीक है। अब हम समझेंगे कि है क्या चीज है। FIR is field, what is FIR? FIR is field irrigation requirement, field irrigation requirement, ठीक है। क्या होती है ये, and what is NIR? NR is net irrigation requirement, ठीक है। net irrigation requirement होती है, it is the quantity of water, ठीक है, required to meet evapotranspiration, जो हमारे प्लांट से पानी ट्रांसपायर होता है, ठीक है, ट्रांसपायर होता है, निकलता है उसको, और जो क्रॉप की रिक्वायरमेंट है, और जो लीचिंग का फिनोमेना होता है, इन सब रिक्वायरमेंट को मिला के जितना पानी हमें चाहिए दैट इज नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। एंड FIR जो होता है, दिस अकाउंट्स फॉर losses in the field। और what is efficiency? Efficiency is water application efficiency, जैसे कि आप टर्म देख सकते हैं, टर्म देख के ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा पानी जो अप्लाई हो रहा है वो कितने एफिशिएंट वे में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा गिवन रहता है, ठीक है, ये गिवन रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से आपका है D आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। अब चलते हैं, अ रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट यूजुअली इज प्रिपेयर्ड इफ द सैंक्शन एस्टिमेट वैल्यू एक्सीड्स, ठीक है। क्या होता है
कि जब एक प्रोजेक्ट चल रहा होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट चल रहा होता है, फर्ज करो ये सैंक्शन हुआ 2015 में, ठीक है। अब क्या हुआ कि उस टाइम इन्फ्लेशन का रेट कुछ और था, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट क्या हुआ कि जब ये अलॉट हुआ, फिर किसी कारण, फर्ज करो किसी कारण ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो पाया, या तो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, या तो टेंडर में कोई इशू हो गया, ठीक है, कोई भी इशू हो सकता है, ठीक है, या फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि या गवर्नमेंट चेंज हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रोजेक्ट फाइनली स्टार्ट हुआ फर्ज करो 2022 में, ठीक है। पर तब प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग फर्ज करो पड़ रही थी 10 करोड़, अब पड़ रही है 15 करोड़। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन हुई, महंगाई से क्या हो गया, महंगाई से क्या हुआ, हर चीज़ के रेट्स बढ़ गए, ठीक है। लेबर के रेट जो हर साल रिवाइज होते हैं, हमारे लेबर कमीशन रिवाइज करता है, वो बढ़ गया। रॉ मटेरियल के रेट बढ़ गए, पेट्रोल डीजल कॉस्टिंग बढ़ गई, ठीक है। उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब तो देखो, आप उस 2015 के टर्म्स में 2022 में प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ तो वो 2015 में फर्ज करो कहा था कि 2 साल में कंप्लीट करना है, ठीक है। तब उन्होंने उस हिसाब से 10 करोड़ की वैल्यूएशन दी थी कि 2 साल में इतने लगेंगे। पर अब 2022 आ गया, हर चीज बढ़ गई, तो आप उस 10 करोड़ पे प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब क्या है, अब आपने एक नया एस्टिमेट बनाया, नहीं, अब क्या हुआ कि अब आपने जब ये एनालिसिस किया तो देखा कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ गई 5% से ज़्यादा बढ़ गई, तो उस केस में 5% से ज़्यादा बढ़ गई, तो उस केस में आपको रिवाइज्ड एस्टिमेट बनाना है, ठीक है। फर्ज करो कि आपने जब एनालिसिस किया तो ज़्यादा नहीं बढ़ी है, 2-3% की बढ़ी है, तो फिर आपको रिवाइज्ड एस्टिमेट नहीं बनाना है। तब उस केस में उधर ही कुछ क्लॉजेज या कहीं पे एडजस्टमेंट्स हो जाती है, ठीक है। पर अगर 5% से ज़्यादा, इसका आंसर डी है, 5% से ज़्यादा बढ़ती है, फिर आपको रिवाइज्ड एस्टिमेट बनाना। तो ये हमारी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का जो चैप्टर है वो आएगा आपके सिलेबस में सीपीएम में, ठीक, वहां पे इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, इन अ बेंडिंग बीम द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज, इसका आंसर है डी, ठीक है। क्या होता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है जहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करती है, ठीक है। फर्ज करो कि एक कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ की, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ की, फर्ज करो 1 सेकेंड, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने ड्रॉ की, तो अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसे बनी, ठीक है। फर्ज करो कुछ ऐसे बनी। अब इसमें आप देख पाएंगे, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे तो हम काफ़ी एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम बारीकी से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना सीखेंगे, और काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स रहेंगे वो। तो आप ये देख सकते हो, ये शेप क्या कॉनकेव है, ये क्या कॉन्वेक्स है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे उसकी शेप कॉनकेव से कॉन्वेक्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलेंगे। देखो ये काफ़ी हाई लेवल का है, जब ड्राइंग की बात आती है तो ये कन्वेंशनल क्वेश्चंस आते हैं ईएसी में, ठीक है, ईएसी में। तो इतने हाई लेवल का जेई में हमें नहीं पढ़ना है, हमें बस ये याद करना है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, जहाँ बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करती है। साइन चेंज होगा तो ऑब्वियसली बीएमडी में शेप चेंज होगी। कई बार क्वेश्चन में वो बीएमडी ड्रॉ करके देता है जहाँ पे शेप्स चेंज होती हैं, ठीक है। फिर आप साइन को ढूंढोगे, साइन तो वहाँ मिलेगा नहीं, तो आपको इस हिसाब से भी याद रखना है, ठीक है। ओ सॉरी, इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए, ठीक। बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइंस, ओके। आइडेंटिफाई द फॉर्मूला फॉर मैच नंबर, ठीक है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे,
और मैच नंबर जो होता है, ठीक है, इक्वल टू इनर्शियल फोर्स बाय इलास्टिक फोर्स। ठीक है, इसको हम डोनेट करते हैं V/C से। ठीक है, ये हम बारीकी से फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। ठीक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द वेटिंग ऑफ सरफेस अकर। चलो ये देखो, ये हमारा एक कंटेनर है, यहाँ पे, या एक मिनट आपको वैसे बताते हैं। देखो यहाँ पे एक लिक्विड रखा है, या ये एक लिक्विड रखा है। ठीक, अब क्या है, व्हाट इज एडिशन? एडिशन होता है फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, एंड कोहेशन होता है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सेम टाइप। ठीक, तो अब जैसे मरकरी की बात करते हैं, इसमें कोहेशन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आप कभी भी देखेंगे मरकरी का पार्टिकल हमेशा इस शेप में रहता है, क्योंकि यहाँ पे सारी फोर्सेस हर साइड से वो अंदर जाना चाहता है। इतनी इनमें आपस में दोस्ती है कि ये एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं मरकरी इस कंटेनर में प्लेस कर दूं ऐसे, तो वो ये शेप ले लेगा। ठीक है, वो यहाँ पे आप देखिए, अगर इसको जूम करो, ठीक है, ऐसे फर्ज करो ये एक पार्टिकल है, तो वो यहाँ पे मिनिमम टच करेगा, वो उसकी टेंडेंसी रहेगी वो अपने लोगों में मिले। ठीक, अब आप ले लो और कोई लिक्विड, फर्ज करो एक्स लिक्विड ले लिया, अब उसमें एडेसिव फोर्स ज्यादा है, मतलब कि वो ग्लास से अपने पार्टिकल्स में, मतलब कि उसमें यूनिटी नहीं है आप कह लो, तो अपने जो केमिकल के पार्टिकल्स हैं उनके साथ दोस्ती, आपस में दोस्ती कम रखेगा और दूसरी चीज के साथ दोस्ती ज्यादा रखेगा। तो वो क्या करेगा, गिलास के साथ दोस्ती ज्यादा रखेगा तो इसके साथ चिपक जाएगा। जब चिपकेगा तो ऐसी शेप देगा, तो मैक्सिमम सरफेस एरिया वो देखो यहाँ से मैक्सिमम टचिंग करेगा वो। ठीक है, तो अपने वाले से मिनिमम, जैसे शेप कुछ ऐसे बन जाएगी, शेप हमारी बन जाएगी कॉनकेव। ठीक है, तो इसका आंसर है जब एडिशन या एडेसिव फोर्स ज्यादा हो कोहेसिव फोर्स से, तो क्या होगा कि हमारी जो सरफेस हमारी वेट हो जाएगी। जब सरफेस एरिया यहाँ पे मिनिमम है, इसका मतलब कोहेसिव ज्यादा है, तो ये हमारी वेट नहीं रहेगी, ये हमारी खाली रहेगी, ड्राई। ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे। इन इंडियन रेलवेज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल रिकमेंडेड फॉर मीटर गॉजेज। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो कि जो मीटर गॉज है, ये रेलवे में पढ़ेंगे इसको कि मीटर गॉज क्या होता है, ब्रॉड गॉज क्या होता है। अभी आप ये देख लें कि जो मीटर गॉज होता है, इसमें पहले 11.8 मीटर होती थी प्रीवियसली। ठीक है, रेल की लेंथ। ठीक है, अब ये 12 मीटर हो गई है। ये वैल्यूज हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, और नैरो गॉज की भी सेम रहती है, नैरो का भी कोई पूछ ले 12 मीटर रहता है। ब्रॉड गॉज जो मोस्टली इंडियन रेलवेज में यूज होती है, ठीक है, इसका पहले था 12.8 मीटर प्रीवियसली, अब ये हो गया 13 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार इकट्ठे भी पूछ लेता है, 13 मीटर एंड 12 मीटर, 12 एंड 13, 11 एंड 12। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, तो हमने हमेशा अगर मीटर पूछे 12 को टिक करना। ठीक है, जनरली इन RCC, this is question number 9th. Okay, so generally in RCC for beams the depth of neutral axis determines the type of section. Okay, for over reinforced beam, देखो ये एक हमारा बीम है, यहाँ पे रिइंफोर्समेंट है, ये RCC का क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ रिइंफोर्समेंट है, ये हमारा क्रिटिकल एक्सिस है, ये हम पढ़ेंगे क्रिटिकल एक्सिस क्या होता है, नॉन क्रिटिकल एक्सिस क्या होता है, ये हमारा क्रिटिकल एक्सिस है। ठीक है, अब क्या है कि ओवर इन्फोर्स्ड बीम है। ओवर इन्फोर्स्ड बीम जो होता है, इसमें जितनी हमें रिइंफोर्समेंट चाहिए होती है, उससे
ज़्यादा रिइंफोर्समेंट देते हैं। ठीक है, जो एक, अब लोग कहते हैं यार सरिया ज़्यादा होगा तो हमारा मजबूत स्ट्रक्चर होगा, नहीं, ज़्यादा रिइंफोर्समेंट देने से स्ट्रक्चर जल्दी फेल होता है। उसका रीज़न क्या है कि जो हमारा कंक्रीट और स्टील है, ठीक है, जब स्टील ज़्यादा होगा तो फेल पहले क्या होगा, अगर कल को कोई एग्रेसिव लोड आ गया तो जब स्टील ज़्यादा है तो हमारा कंक्रीट पहले फेल हो जाएगा। ये ईएससी के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो कंक्रीट जल्दी फेल होगा, जिससे क्या होगा, कंक्रीट जब फेल होता है तो इसका ब्रिटल नेचर होता है। ब्रिटल नेचर होता है मतलब कि जगदम एक ही दम में टूट जाएगा। अगर कोई ब्रिज है ओवर इनफोर्स, गाड़ियां चल रही हैं, फर्ज करो लोड ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो ये एकदम टूट जाएगा। जब एकदम टूट जाएगा तो एकदम फर्ज करो दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसकी वजह से ऑन स्पॉट सारी गाड़ियां गिर जाएंगी और लोग मर जाएंगे। ठीक है, हमेशा अंडर इनफोर्स्ड सेक्शन प्रेफर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, सरिया जितना रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा सा कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कल को लोडिंग ज़्यादा होती है तो स्टील पहले फेल होगा, कंक्रीट बाद में फेल होगा। और स्टील की जो टेंडेंसी है फेल होने की, ये ब्रिटल नहीं है। ठीक है, ये ब्रिटल नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या है, ये हमें इंडिकेशन दे देगा पहले ही स्लोली फेल होगा, जिसे हम क्या कर सकते हैं, रिपेयर वर्क कर सकते हैं और ब्रिज को बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ओवर इनफोर्स सेक्शन होगी तो आप ये देखिए यहाँ पे हद से ज़्यादा लोहा है, जिसकी वजह से क्या है, न्यूट्रल एक्सिस जो है ये इसके पास आ जाएगा, कहीं इसका लोहे के पास आ जाए, मतलब कि यहाँ जो सेंटर ऑफ वेट है, जो मतलब कि मान लो एक न्यूट्रल पोर्शन, अब न्यूट्रल एक्सिस ध्यान डीपली क्या होता है ये हम आरसीसी में पढ़ेंगे, बट जो सेंट्रल पोर्शन है वो क्रिटिकल एक्सिस होता है, जो जिसके नीचे से मतलब कि हम इसको लांगे तो ओवर इन्फोर्समेंट सेक्शन हो जाती है। तो इसका ये है बिलो द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, बिलो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, उसमें क्या होगा कि जब ओवर इन्फोर्स होगा तो इसका जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो शिफ्ट हो जाएगा, वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कि इसको मान लो आप लक्ष्मण रेखा, ठीक है, जब यहाँ से नीचे हो गया तो मान लो कि ये ओवर इन्फोर्स है, इससे थोड़ा सा ऊपर तो अंडर इन्फोर्स्ड है। ठीक है, इसको डीपली हम आरसीसी में पढ़ेंगे, पर इस कॉन्सेप्ट को आप भूलिएगा नहीं, ये काफ़ी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये काफ़ी बार पूछते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, इसमें भाई फायर डिमांड, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, फायर डिमांड जो है हमारी ऑन मीटिंग एमरजेंसीज, ठीक है, तो उसमें कुछ लिंक्स आपने एक फॉर्मूला दिया था 3182 रूट पी, कोई भी आपको पी जो है वो हमारी पॉपुलेशन होती है इन थाउजेंड्स, ठीक है, और क्यू होता है इन लीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मॉडुलर रेशियो, ठीक है, फॉर M30, ये भी अगेन हमारा आरसीसी का क्वेश्चन है, ये। अब मॉडुलर रेशियो क्या होता है, मॉडुलर रेशियो इज द रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी मॉडुलस इन स्टील अपॉन इलास्टिसिटी मॉडुलस इन कंक्रीट। ठीक है, तो एज पर IS 456 जो हमारा स्टैंडर्ड कोड है, वहाँ पे मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है 280/3 सिग्मा CBC। ठीक है, सिग्मा CBC जैसे आप देख सकते हैं परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है ये। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूले में डायरेक्टली डालें तो 280/3 इंटू सिग्मा CBC क्या दिया, 10 न्यूटन पर mm²। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कोई 9.33 के करीब आता है, तो हमारा आंसर आएगी। ठीक, व्हाट टाइप ऑफ फ्लो इज इंडिकेटेड बाय रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, अगर इसको आप नोट डाउन कर रहे हैं, रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज़्यादा हुआ तो फ्लो टर्बुलेंट होता है, ये इसका फेवरेट क्वेश्चन है, पूछेंगे। ठीक है, 2000 से कम हुआ तो लैमिनार होता है, और 2000 से 4000 के बीच में हुआ तो ट्रांजिशनल फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ 4000 से ऊपर है, ये इसका आंसर है टर्बुलेंट। ठीक, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। ठीक है, इसका आंसर है टफनेस इंडेक्स। ठीक है,
टफनेस इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स पहले आप लिख लो, IP/IF, ठीक है। दिस इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स, दिस इज फ्लो इंडेक्स, ठीक है। तो जो टफनेस इंडेक्स होता है, व्हाट इज दिस, दिस बेसिकली इंडिकेट्स स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, एट प्लास्टिक लिमिट। इसकी जो वैल्यू है ये 0 से 3 तक वेरी करती है। अगर ये लेस देन 1 हुआ, मतलब कि अप्रोचिंग टू 0 हुआ, तो इसका मतलब चीज जो है वो इजीली ब्रेकेबल है, इजीली ब्रेकेबल है। तो कभी भी आ जाए, अगर आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी ये दिया हो, आप निकाल सकते हैं। कई बार इनकी वैल्यू दी है, बट क्वेश्चन में आपको वैल्यू नहीं पूछेंगे, अब वो आंसर में वो पूछेंगे कि भाई ये इजीली ब्रेकेबल है या नहीं है, तो आप इस हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द नेटवर्क एनालिसिस, ये 14th क्वेश्चन है हमारा। विच पार्ट ऑफ द नेटवर्क एनालिसिस यूजुअली हैज 0 स्लैक टाइम, ठीक है। स्लैक क्या होता है, ये हमारा CPM का क्वेश्चन है और बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है इनका। आंसर इसका क्रिटिकल पाथ। अब देखते हैं होता क्या है स्लैक। स्लैक होता है डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट अलाइबल टाइम एंड लेटेस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है। मतलब कि स्लैक हो गया लेटेस्ट अलाइबल, सॉरी TL माइनस TE, ठीक है। मतलब कि फर्ज करो कोई प्रोजेक्ट है, उसमें हमने कहा भाई ये प्रोजेक्ट 10 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक। पर हमने जब एनालिसिस किया, हमें पता चला यार ये प्रोजेक्ट तो हमारा 6 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्लैक क्या हो गया 4, 10 माइनस 6। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, देखो स्लैक 4 है, मतलब कि S इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। S इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 10 दिन का टाइम दिया था, 6 दिन में खत्म हो रहा है, इसका वी आर अहेड ऑफ शेड्यूल। पर इसका ये भी तो मतलब है कि यार हम जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज डिप्लॉय कर रहे हैं, मतलब कि एक्सेस रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लॉयड, ठीक है। अगर स्लैक 0 है, मतलब यार 10 दिन का ही टाइम था और 10 दिन में ही हमें खत्म हो जाएगा, तो मतलब कि ये ऑन शेड्यूल चल रहा है, ठीक है। और अगर स्लैक इज लेस देन 0 है, मतलब यार 10 दिन का टाइम था बट 12 दिन लगेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब हम बिहाइंड द शेड्यूल है। ये चीजें आपको याद मतलब समझनी है, ठीक है। अब अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब सुपर क्रिटिकल, भाई घबराने वाली जरूरत है, सुपर क्रिटिकल। अगर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्रिटिकल है, हाँ मतलब कि हम एक बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं, जो रूल है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, हम ना ऊपर है और ना नीचे है, ठीक है, हम बॉर्डर लाइन में है। और अगर ज्यादा 0 ग्रेटर देन 0 है, तो यार इसको हम कहेंगे कि नॉन क्रिटिकल, मतलब घबराने की तो बात ही नहीं है, उल्टा सब क्रिटिकल कहेंगे इसको, ठीक है। ये भी हमारे लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि इसमें हमारे रिसोर्सेज ज्यादा लगते हैं, तो कहीं पे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा है। तो क्रिटिकल पाथ ये भी एक नोट कर लें, दिस इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट पाथ। ये आपको जब हम नेटवर्क डायग्राम्स बताएंगे तब बताएंगे कि क्रिटिकल पाथ कैसे निकालते हैं और ये लॉन्गेस्ट पाथ कैसे होता है, ठीक है। बट ये आपको अभी याद रखना है, स्लैक जब 0 होता है तो इसका मतलब हम क्रिटिकल पाथ की तरफ है, ठीक है। अब ये 15th क्वेश्चन है, और व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द सॉइल स्पेसिमेन, ये अगेन सॉइल का क्वेश्चन है, ठीक है। सेंसिटिविटी इज व्हाट इज अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन अनडिस्टर्ब्ड मोड या कंडीशन अपॉन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन रिमोल्डेड कंडीशन, ठीक है। तो ये डायरेक्टली दिया हुआ है 280/66, दैट विल बी इक्वल टू अराउंड 4.24, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी के तकरीबन आपका आंसर आएगा। अब आप कुछ चीजें नोट करनी है, अगर ये आपको दी होगी हमेशा वैल्यू, ठीक है। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, ये हम सॉइल में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब कुछ वैल्यूज आप नोट कर लो जो आपके काम आएगी। अगर S की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, इसका मतलब इनसेंसिटिव है। ये टर्म्स आपको याद करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन
इसी टर्म्स पे आता है, लिटल, नॉर्मल, 2 to 4, 4 to 8 इज सेंसिटिव, मतलब कि यार घबराने की बात हो चुकी है। 8 to 16 इज एक्स्ट्रा सेंसिटिव, एक्स्ट्रा सेंसिटिव। ग्रेटर देन 16 इज अनस्टेबल या क्विक क्लेज, ठीक है, मतलब कि इसमें आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये घबराने की बात है और यही मोस्टली पूछते हैं। व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन 16 स्ट्रक्चर विल, तो ए बी सी डी ऐसे होता है कोलैप्स, ठीक है। और ये मोस्टली क्विक क्लेज में होता है क्योंकि क्ले कोलैप्सिबल कंडीशन में इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स जो हमने जो मुझे लगा अच्छे क्वेश्चन हैं और ये हमने चूज़ की और पार्ट 1 में आपको इनका सॉल्यूशन दिया। तो देखने की बात यह है कि क्वेश्चन दिखते मुश्किल हैं बट होते मुश्किल नहीं है अगर हमारा थोड़ा भी कंसेप्ट ठीक हो, ठीक है। तो अगेन मैं आपको कहूँगा कि हमारा एक बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जो 15 से स्टार्ट है, नेक्स्ट बैच हमारा 22 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो 22 से डेमो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 जल्दी आएगा और आप ट्यून रहें, इसको अच्छे से समझें और क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है तो वो आप उसको देखें एक बार, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।